Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are here to discuss the solution of AITS 7th held on 30th of March 2025. Let's start our discussion. Now start from the first question. A planet revolving in elliptical orbit has 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए पहला ही जो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है कि ए प्लैनेट इज रिवॉल्विंग इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर देखें हम लोग यहाँ पे कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट बना लिए, यहाँ पे एक प्लैनेट है, ये देखिए ये प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है स्पीड v से, मान लेते हैं ये यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है प्लैनेट का, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई सन है या फिर कोई दूसरा प्लैनेट के रिस्पेक्ट में जिसका मास यहाँ पे कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, पोजीशन वेक्टर बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। तो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है और इन दोनों के बीच में बनने वाला ये एंगल थीटा। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन, तो नहीं यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदलता रहता है। यही प्लैनेट रिवॉल्व करता हुआ जब यहाँ पहुंचेगा तो देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, इसको v1 लिख लिए। रिवॉल्व करता हुआ यहाँ पहुंचा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदलता हुआ मिल रहा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वो तो इनकरेक्ट होगा। हैज़ द लीस्ट वेलोसिटी व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन। देखिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं, अगर बात करें यहाँ पे dA/dt दैट इज द एरियल वेलोसिटी जो ऑलवेज इक्वल होता है L डिवाइडेड बाई 2m विल बी इक्वल टू m इंटू v इंटू r इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द सन एंड वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये वाला टर्म ऑलवेज कैसा होता है, ये कांस्टेंट होता है। यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट है तो देख रहे हैं कि जो ये dA/dt ये प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी एंड पोजीशन को, यहाँ दे रखा है द लीस्ट वेलोसिटी व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो वेलोसिटी और पोजीशन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस यहाँ पे लीस्ट होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम, यानी कि अगर यहाँ से इस प्लैनेट का यहाँ से डिस्टेंस देखें, ये अगर स्मॉल r1 ले रहे हैं, r1 लीस्ट है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और यहाँ पे दे रखा है मिनिमम, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट्स एरिया वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, नहीं ये तो वेलोसिटी और पोजीशन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। एरियल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, हो तो एक्सप्रेशन में भी नहीं, ये भी गलत हो गया। टू फॉलो अ ट्रेजेक्टरी सच दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हम लोग इसी की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिखा ई, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द IV करंट एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LED। देखिए हम लोग जानते हैं जो LED होता है ये ऑपरेट होता है फॉरवर्ड बायस मोड में। अगर ये फॉरवर्ड बायस मोड में, क्योंकि ये PN जंक्शन का एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे देखिए एक PN जंक्शन का एप्लीकेशन, यहाँ से लाइट इमिट होगा कब, जब आप इसको ऑपरेट करेंगे फॉरवर्ड बायस मोड में। वो तभी पॉसिबल होगा जब P को हायर पोटेंशियल पे और N वाले टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल पे, तब ये ऑपरेट होता है। यहाँ पे फ्लो करने वाला करंट कहलाता है IF फॉरवर्ड करंट, और ये रेजिस्टेंस कहता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनता है यहाँ पे, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो रहा है, ये इनकरेक्ट हुआ, तो ऑप्शन एक ही आपको दिखा दैट इज 3, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 moles ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। पहला ही शब्द आ गया यहाँ पे कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, तो PV का प्रोडक्ट होना चाहिए कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, आइसो इन अ वेसल टू क्वाड्रुपल इट्स प्रेशर एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का वैल्यू यहाँ पे जो फिक्स दिया गया दैट इज है 127 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग 273 से ऐड करने पे, ये आ गया आपके पास 400 केल्विन, यानी कि केल्विन में कन्वर्ट के लिए इसका वैल्यू आ गया 400 केल्विन। द वर्क डन ऑफ द गैस पूछा गया, तो वर्क डन का फार्मूला जानते हैं, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी इक्वल टू nRT/ln। याद रखना V2/V1 होता है यहाँ पे वॉल्यूम के केस में, लेकिन हम लोग लिखेंगे P1/P2 इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, बिकॉज PV का प्रोडक्ट होता है यहाँ पे कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दे रखा है 2, और यहाँ पे R आ गया गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर का वैल्यू है यहाँ पे 400 log बेस E को लिख रहे हैं यहाँ पे ln। अगर फर्स्ट यहाँ पे प्रेशर P है तो बाद का प्रेशर हो गया 4P अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दे रखा है क्वाड्रपल।
तो यहाँ से ये वैल्यू क्या मिला हम लोग को, 4 इंटू ये 100 मल्टीप्लाई किए तो 800 इंटू आर हो गया, इसको ln लिखे, ये ऊपर लेकर गए तो क्या यहाँ पे माइनस साइन लगा सकते हैं, तो 4 यहाँ पे ये पावर -1 हो गया, 4 की पावर -1, यानी ये फिर मिला आपको -800 आर ln, और क्या इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और हम लोग जानते हैं कि log m की पावर n ऑलवेज इक्वल होता है n log ऑफ m बेस ही, तो बेस ही लगा लिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, फिर 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो कर दिया तो ये हो गया 1600 r ln ऑफ 2 के बराबर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 4. A uniformly charged conducting sphere of 2 meter diameter has a surface charge density of 50 microcoulomb per meter square. What is the total electric flux leaving the surface of a sphere? देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि एक स्फीयर है जिसका डायमीटर दे रखा है आपको, तो डायमीटर है 2 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1 मीटर के बराबर। इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं, इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज टोटल चार्ज एट इट सरफेस, लिख लिया यहाँ पे सिग्मा। अगर टोटल चार्ज की बात करें तो वो कैपिटल क्यू और रेडियस का कैपिटल आर मान लिए। तो पूछा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा लीविंग द सरफेस, तो फ्लक्स हम लोग जानते हैं फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज को यहाँ पे लिखने के लिए बिकॉज सिग्मा को जानते हैं, सिग्मा होता क्या है क्यू बाई ए चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ से फ्लक्स लिखे फाई इक्वल टू क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू एरिया, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे स्फेरिकल शेप में, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिए। ये वैल्यू दे रखा है आपको 50 माइक्रो कूलम, तो 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर लिख लिए, इंटू 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस आपको दे रखा है 1 का स्क्वायर मीटर में, डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी दैट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके सॉल्व किए तो आया 7 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट Question number 5. Two spherical nuclei have mass number 216 and 27 with their radii R1 and R2 respectively. The ratio R1 by R2 is equal to, देखिए हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें तो R will be equal to R नॉट इंटू ए की पावर 1/3, जहाँ पे R नॉट का एक फिक्स वैल्यू होता है दैट इज 1.2 या 1.5 फर्मी मीटर के बराबर, जहाँ पे ए क्या है एटॉमिक मास। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है रेशियो पूछ रहा है आपसे, तो R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू A1 बाई A2 की पावर 1/3, और एटॉमिक मास आपको दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है 216, दूसरा दे रखा है 27 की पावर 1/3। तो क्या इसको आप 6 डिवाइडेड बाई 3 का होल क्यूब की पावर 1/3 ऐसा भी लिख सकते हैं, और हम लोग जानते हैं 3 से 3 कट हो गया बिकॉज 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब होता है 216, तो ये भी इससे कट हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया कितना 2/1। तो ऑप्शन क्या दिखा हम लोग को, R1 डिवाइडेड बाई R2 विल बी इक्वल टू 2:1, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट देखा, बॉडी P हैविंग मास कैपिटल M मूविंग विद अ स्पीड U हैज हेड ऑन कोलिजन इलास्टिकली विद अनदर बॉडी Q हैविंग मास M इनिशियली एट रेस्ट। इफ कंडीशन लगाया कि स्मॉल m लेस देन कैपिटल M है तो बॉडी P विल हैव अ मैक्सिमम स्पीड इक्वल टू U आफ्टर कोलिजन। अभी इसको हम लोग चेक कर ले रहे हैं। दूसरा यहाँ पे रीजन दे रखा है, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन द मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी आर बोथ कंजर्व्ड। तो ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। तो रीजन तो यहाँ पे करेक्ट है। असर्शन को एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो देखिए इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके बात करते हैं। ऐसा कुछ दे रखा है आपको, ये देखिए, एक यहाँ पे P है जिसका मास कैपिटल M, वेलोसिटी मान लेते हैं U से मूव कर रहा है। दूसरा यहाँ पे स्मॉल m का Q दे रखा है जो कि रेस्ट पे है, और यहाँ पे कोलिजन कैसा हुआ, बोल रहा है इलास्टिक कोलिजन हुआ। तो आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं इसका वेलोसिटी हो गया v1 और इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हो गया v2। कंडीशन लगा दिया गया यहाँ पे कि m लेस देन कैपिटल M है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें आफ्टर कोलिजन, जो वेलोसिटी होगा p का, जो p वाला है ये है p, ये है q,
तो V1 इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला M1 माइनस ऑफ EM2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये फार्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन की हेल्प से ये फार्मूला ड्राइव करते हैं, जिसको यहाँ पे याद कर लिए हम लोग, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब देखिए यहाँ पे वो U2 कैसा है, रेस्ट पे है, U2 रेस्ट पे होगा तो वो टर्म तो जीरो हो गया। यहाँ पे V1 की बात करें तो V1 इक्वल टू M1, इसका मास दे रखा है कैपिटल M, जबकि यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक तो E का वैल्यू 1 और इसका मास दे रखा है स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू यहाँ पे दे रखा है इसकी वेलोसिटी U के बराबर। सिंस कंडीशन बोल रहा है कि m जो है वो लेस देन कैपिटल M है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m डिवाइडेड बाई कैपिटल M का जो वैल्यू होगा वो टेंडिंग टू जीरो, बिकॉज कैपिटल M ग्रेटर देन है तो समथिंग अपॉन ग्रेटर देन वैल्यू क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो। तो अगर यहाँ पे इस कंडीशन को अकॉर्डिंग फुलफिल करके इसको बात करें तो यहाँ पे कैपिटल M कॉमन ले लीजिए, तो क्या दिखा आपको 1 माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M, और कैपिटल M नीचे कॉमन ले ली तो 1 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू यू। ये टर्म तो जीरो हो गया, m से m कट हो गया, तो यहाँ से V1 बराबर आ गया u के बराबर। यही दे रखा था असर्शन में, और यहाँ पे रीजन की बात ये तभी पॉसिबल हुआ जब E की वैल्यू को आपने 1 कर दिया, नहीं कोलिजन कैसा हो गया इलास्टिक, तभी आप ये कंडीशन लगा के यहाँ पे फुलफिल कर पाए, अदरवाइज E का कुछ ना कुछ वैल्यू आता तो ये कंडीशन ना मिलता। इट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट Question number 7. A particle execute SHM of amplitude A along x-axis at t equal to 0. The position of particle is x equal to root 3a by 2 and it moves along positive x-axis. यानी मोशन जो हो रहा है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। The displacement of particle in time t is x equal to a sin omega t plus delta. The value of delta पूछ रहा क्या होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ जान रहे हैं यहाँ पे सिंस x इक्वल टू ये कंडीशन दे रखा है a ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ डेल्टा, जब t बराबर 0 पे तो इसका पोजीशन दे रखा है रूट 3a बाई 2 विल बी इक्वल टू a। ये तभी पॉसिबल जब टाइम का वैल्यू आपने ले लिया 0, जिसको हम लोग बात करें इनिशियली, और ये बचा आपके पास साइन डेल्टा, a से a कट हो गया, ये आ गया रूट 3 बाई 2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा, और कितने का वैल्यू ये होता है, ये साइन 60, जिसको आप रेडियन में लिख सकते हैं, पाई बाई 3 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा। कंपेयर किए तो डेल्टा का वैल्यू आ गया यहाँ से पाई बाई 3, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 8. Equivalent resistance between the adjacent corners of a regular n-side polygon of uniform wire of resistance 2R would be। पूछ रहा क्या होगा। तो मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन है, कुछ ऐसा n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ऐसा n साइडेड। तो अगर यहाँ पे सबका यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है, चूंकि यूनिफॉर्म वायर का बना है, हर एक का रेजिस्टेंस है 2R। अगर इसका रेजिस्टेंस 2R है तो किसी एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है आपको n साइडेड है, टोटल नंबर ऑफ साइड इसका है n, और सब है आइडेंटिकल। तो सारे आइडेंटिकल रजिस्टर जब भी हम लोग यहाँ बात करते हैं तो किसी एक के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे किसी एक के लिए तो रेजिस्टेंस ऑफ वन साइड, रेजिस्टेंस ऑफ वन साइड विल बी इक्वल टू टोटल है 2R, जिसमें हम लोग बात कितना कर रहे हैं n साइडेड, तो कितना हो गया 2R बाई n, यानी कि इसका भी हो गया 2R बाई n, इसका भी हो जाएगा 2R बाई n, सिमिलरली इसका भी 2R बाई n एंड सो ऑन, सबका इसका भी होगा 2R बाई n वैल्यू। तो यहाँ पे बोल रहा है एडजेसेंट कॉर्नर के बीच में, देखिए एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर, तो एक कॉर्नर ये, दूसरा इसका एडजेसेंट कॉर्नर अगर ये मान लें तो इस A और B के बीच में पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें कि A और B के बीच में एक तो हम लोग को वायर मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, लेकिन रेस्ट जितना भी रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा ये सब के सब किस में आ जाएंगे, सीरीज में। अगर सीरीज में आ गए तो उसकी वैल्यू को देखो कैसे लिखेंगे, तो इसको एक बार और रीड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये पॉइंट A ले लिए, ये पॉइंट यहाँ पे B कंसिडर किए, जिसके बीच में एक रेजिस्टेंस ले लिए, यहाँ पे ये आ गया 2R बाई n। तो रेस्ट का रेजिस्टेंस कितना बचेगा यहाँ पे, जो रेस्ट पूरा कॉम्बिनेशन का जो ठीक इस पॉइंट A और B के लिए पैरेलल में हो जाएगा, तो एक्चुअल में टोटल रेजिस्टेंस था आपके पास 2R, वन साइड का आपने यहाँ पे ले लिया 2R माइनस n, 2R बाई n, उसको माइनस कर दिया, तो रेस्ट जो होगा वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये सारी वैल्यूज का रेजिस्टेंस। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, 2R
कॉमन ले लिए तो ये 1 माइनस 1/n, जिसको आप और सही से लिखे तो 2r/n इंटू n माइनस 1। बोथ आर इन पैरेलल। जैसे ही पैरेलल में हो गए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लिखने के लिए फार्मूला यूज करते हैं हम लोग R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसकी वैल्यूज को पुट किए। R1 दे रखा है आपको यहाँ पे 2r/n, और जबकि यहाँ पे R2 की बात करें तो R2 का वैल्यू दे रखा है, देखिए 2r/n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2r/n। कॉमन ले लेते हैं, अगर कॉमन है तो ये 1 प्लस ऑफ n माइनस 1 ये बचेगा, जहाँ पे माइनस 1 से प्लस 1 ये कट हो गया। एक 2r/n से एक 2r/n कट हो गया, तो आपके पास बचा क्या यहाँ पे, देखिए 2r इंटू n माइनस 1, ये n और इससे n से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया n स्क्वायर। दिस इज द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ n रेगुलर पॉलीगन के बीच का ये वैल्यू आ गया 2r n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट Question number 9. The stopping potential for electrons emitted from a photosensitive surface illuminated by light of wavelength 500 nanometer is 0.6 volt. When the incident wavelength is changed to a new value, the stopping potential is 1.2 volt. The new wavelength क्या हो जाएगा? देखिए हम लोग बात करें, अगर यहाँ पे आइंस्टीन्स की इक्वेशन से बात करें तो K max will be equal to HF, जिसको आप SC by lambda माइनस ऑफ फाई नॉट लिख सकते हैं। SC by lambda माइनस ऑफ फाई नॉट लिख सकते हैं। देखिए इसको फिर से लिख ले रहे हैं हम लोग, SC डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस ऑफ फाई नॉट, जहाँ पे फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन, और यही K मैक्स ऑलवेज इक्वल होता है EV नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में दे रखा है आपको E और V नॉट का वैल्यू दे रखा है 0.6 विल बी इक्वल टू SC डिवाइडेड बाई, इसको लैम्डा 1 लिख लिए माइनस 5 1। दूसरा यहीं पे वैल्यू दे रखा है E इंटू 1.2 वोल्ट हो गया, कब, जब आपका इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ बदल के हो गया लैम्डा 2 और माइनस ऑफ फाई नॉट। इसमें इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करने पे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में माइनस किए तो माइनस करने पे ये कट हो गया, 1.2 में माइनस गया तो ये मिला आपको 0.6 इंटू ई, जहाँ पे ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, विल बी इक्वल टू SC डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस, और जबकि यहाँ पे SC डिवाइडेड बाई ये लैम्डा 1 फर्स्ट केस में आपको दे रखा है और ये लैम्डा 2 आपसे पूछ रहा है। अगर यहाँ पे फिर से सॉल्व करें तो देखिए रिजल्ट क्या मिला आपको, 0.6 इंटू ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, रिमेंबर इसको बाद में भी लिखेंगे, तो SC डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस, लेकिन यहीं पे SC बाई लैम्डा 1 को दे रखा आपको 500 नैनोमीटर। अगर इसकी वैल्यू को हम लोग एंगस्ट्रॉम में पुट करें तो क्या SC को 12400 लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 12400 डिवाइडेड बाई SC का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू लिखे हम लोग 5000 एंगस्ट्रॉम, बिकॉज नैनोमीटर में 500 तो एंगस्ट्रॉम में 5000 लिख लिए। तो ये वैल्यू जो भी आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्या इसको दोबारा फिर से लिख ले, 0.6 विल बी इक्वल टू SC डिवाइडेड बाई लैम्डा बाई 2 माइनस, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, रिमेंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इधर भी आपके पास लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको ई फॉर्म में लिखकर इधर ले आए, जैसे इधर लेकर आए तो इन दोनों को सॉल्व किया, 0.6 प्लस 2.48 इंटू ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विल बी इक्वल टू SC बाई लैम्डा 2। इसको यहाँ पे लिखे तो ये आ गया 3.08 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विल बी इक्वल टू SC बाई लैम्डा 2। पूछा गया आपसे लैम्डा 2 क्या होगा, तो लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू SC डिवाइडेड बाई 3.08 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सारी वैल्यूज को पुट किए 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लैंक्स कांस्टेंट, सी का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई दैट इज 3.08 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। जब इसको सॉल्व किए तो यही लैम्डा 2 का जो वैल्यू आया आपके पास, लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू, निकल कर आएगा ये 403 नैनोमीटर में, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करें तो ये -7 में आएगा, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नैनोमीटर में, तो ये हो जाएगा 403 नैनोमीटर, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट
Question number 10. A bob of mass m attached to an inextensible string of length L is suspended from a vertical support. The bob rotates in a horizontal circle with the angular speed omega radian per second about the vertical. About the point of suspension. ये चार ऑप्शन यहाँ पे चेक करना है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहा है किसी पॉइंट से सस्पेंडेड होने की वजह से, तो यानी कि ये बना रहा है आपके पास कॉनिकल पेंडुलम टाइप में। ये देखिए कुछ ऐसा है, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है ऐसा। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल आप देखिए, अगर आप इसको ऐसे सस्पेंड कराए तो आप ऐसे से रोटेट करा सकते हैं, अगर आप ऐसे सस्पेंड करें तो हो सकता है कि ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो। तो हम लोग किसी भी कंडीशन में अगर लेकर चले यहाँ पे, तो ये आपके पास आ गई, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट पूछ रहा क्या होगा। तो मान लेते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ है, जबकि ये रोटेटिंग एक्सिस दे रखा है आपको ओमेगा, जिसका यहाँ पे इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेंथ दे रखा है एल, तो इसको एल लिख लिया, इसको एल लिख लिया। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर अगर ये पार्टिकल है तो इसके पास वेलोसिटी है तो इस डायरेक्शन में, अगर आप हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे मान रहे हैं, रिमेंबर ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल अगर आप ऐसे मान रहे तो वी का डायरेक्शन एक बार ऐसा फिर वैरी करता हुआ इधर मिलेगा। नहीं तो आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर सस्पेंशन पॉइंट ऐसे आपके सामने है तो ये रोटेट कर रहा है ऐसे, यानी कि इसके पास जो स्पीड होगा आपके पास, वो स्पीड या तो आता हुआ दिखेगा, तो क्या आती हुई स्पीड को हम लोग ऐसे लिख लें, वी डॉट हमारी तरफ आता हुआ, और यहाँ पे जब जाएगा देखो ऐसे आया और ऐसे घूम के गया, तो यहाँ पे जाने वाली स्पीड को क्या आप लिख सकते हैं, फिर से v तो लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे v कैसा है, ये क्रॉस, क्रॉस का मतलब ये इनटू द प्लेन जा रहा है। अगर ये आउटवर्ड टू द प्लेन जा रहा है तो हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम को लिखने के लिए l का वैल्यू ऑलवेज होता है इन वेक्टर फॉर्म में r क्रॉस p के बराबर, वेयर p इज द लीनियर मोमेंटम, जिसको r क्रॉस m इंटू वी लिख सकते हैं, दैट इज m टाइम्स ऑफ r क्रॉस v भी आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी चाहिए आपको, डायरेक्शन देख रहे हैं किसके अबाउट देख रहे हैं हम लोग, ये सस्पेंशन पॉइंट ओ के अबाउट। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आर क्रॉस पी, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, सारी फिंगर टुवर्ड्स लेटर आर। तो अगर ये पार्टिकल है तो यहाँ से इसका मिलाने वाली सस्पेंशन पॉइंट से मिलाने वाले को लिख लेंगे, यहाँ पे ये डिस्टेंस यही हो जाएगा आर के बराबर, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। और यहाँ पे वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो देखिए आप क्या करेंगे, राइट हैंड लेंगे, ऐसा किए तो आप ऐसे इसको घुमाएं, क्योंकि हम लोग ये वेलोसिटी को ऐसे मान रहे हैं आउटवर्ड आता हुआ, तो ये सारा पॉइंट आउटवर्ड किए तो थंब इधर गया, तो इट मींस इसके पॉइंट पे यहाँ पे आपको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन फर्स्ट केस में। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट जा रहा है इनवर्ट साइड में, तो आपने ऐसे किया और इसको आपने कर्ल किया, चूंकि ये जो v वाला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं ये इस बोर्ड के इन साइड जा रहा, तो v ऐसा किया तो थंब इधर गया, तो थंब का डायरेक्शन इधर आ गया। तो क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड के केस में हम लोग लिखेंगे क्या, इसको L इक्वल टू, इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड दैट इज mvr इंटू साइन थीटा। और जहाँ पे अगर r की बात करें तो ये अगर पोजीशन वेक्टर मान रहे हैं, अगर इसकी हाइट को h मान लें, इसके रेडियस को कैपिटल R मान लें, तो क्या इसी R को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं आप, L इक्वल टू m इंटू वी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर इंटू ऑफ साइन थीटा। ये हर केस के लिए वैलिड है, चाहे यहाँ पे देखें और चाहे आप यहाँ पे देखें, चूंकि सर्कल में फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो एच रिमेन सेम, यानी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज कैसा दिख रहा है आपको, ये अलग अलग दिख रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट Question number 11. The drift velocity of electrons decreases with the increase in the temperature of conductor। ये पहला, यानी कि यहाँ पे चूज करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो कौन कौन से होंगे। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन कंडक्टर। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड। तो ये सारी बातों को यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन हम लोग बात करें तो सबसे पहले जानते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है VD, क्या इसको फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए तो माइनस ई इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ लिख सकते हैं, जहाँ पे टाउ क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। और टाउ के लिए अगर हम लोग बात करें तो टाउ जानते हैं रिलैक्सेशन टाइम विल बी इक्वल टू मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाई VRMS, RMS स्पीड होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं जो RMS स्पीड है ये प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। तो पहला ऑप्शन जरा चेक कर लेते हैं, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज तो VRMS इंक्रीज, VRMS इंक्रीज होगा तो टाउ क्या करेगा डिक्रीज, टाउ डिक्रीज किया तो VD भी क्या होगा डिक्रीज करेगा। तो पहला यहाँ स्टेटमेंट तो करेक्ट दिख रहा है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर।
फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड की बात करें तो देखिए अगर कंडक्टर की बात करें तो उसके पास रेजिस्टेंस होगा तो उसमें फ्लो होने वाला करंट को लिखेंगे हम लोग I इक्वल टू वी बाई आर, जहाँ पे V इज द अप्लाइड पोटेंशियल एंड R जानते हैं हम लोग किसी भी कंडक्टर के लिए होता है रो L डिवाइडेड बाई A, जहाँ पे रो रेजिस्टिविटी। तो इस I को लिख सकते हैं I विल बी इक्वल टू V इंटू A डिवाइडेड बाई रो इंटू L, और किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को लिखते हैं हम लोग NEAVD। तो देखिए यहाँ से V से A कट हो गया, तो अगेन यहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिला VD का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD विल बी इक्वल टू, ये है अप्लाइड पोटेंशियल V, एरिया से एरिया कट हो गया, डिवाइडेड बाई रो इंटू ई इंटू एन इंटू एल, ये एक्सप्रेशन आया आपके पास। यानी कि फॉर द गिवन पोटेंशियल, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी वाला जो ये पॉइंट है ये हो गया गलत। द सी को चेक लेता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल। देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल पे, बोल रहा डज नॉट, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये सही बात है क्योंकि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिख रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट। ई देख लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले ही अभी एक्सप्लेन किया गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज करता है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे थर्ड में ऐसा दिख रहा है, तो थर्ड विल बी द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए फोर्स एक्ट्स फॉर 15 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट की बात किया तो u इनिशियल क्या हो गया 0, और अगर फोर्स अप्लाई किया गया तो इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन को लिखेंगे फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो फोर्स पता नहीं लेकिन मास आपको दे रखा है यहाँ पे 10 kg, तो F/m। तो किसी समय के बाद यानी 15 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, तो v इक्वल टू u प्लस 80 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे v इक्वल टू a का वैल्यू है F/10 इंटू टाइम का वैल्यू 15, बिकॉज u था 0, तो क्या इसको हम लोग 3/2 ऑफ f लिख सकते हैं। ये वेलोसिटी आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। आफ्टर विच द फोर्स सीजेज एंड देन बॉडी डिस्क्राइब 72 मीटर। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही पार्टिकल को ये वेलोसिटी मिला तो नाउ फोर्स इज रिमूव्ड। अब इसको रिमूव कर दिया गया, सीजेस, जैसे रिमूव किए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, यानी यही पार्टिकल इस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा, जो आपको दे रखा है 3/2 ऑफ f। जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू किया तो डिस्प्लेसमेंट जानते हैं हम लोग s बराबर u इंटू टी होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको 72, वेलोसिटी आपको यहाँ पे दे रखा है 3/2 ऑफ f, लेकिन ऐसा कब दिखा आपको, नेक्स्ट 8 सेकेंड में। तो टाइम का वैल्यू आपके पास आ गया यहाँ पे 8, तो यहाँ से सॉल्व किए तो f का वैल्यू आ गया 6 न्यूटन, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13, statement based question. The induced magnetic dipole moment in a diamagnetic sample is always opposite to the magnetizing field। देखिए पहला स्टेटमेंट सही क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेस यहाँ पे स्टेटमेंट आ गया। डायामैग्नेटिक मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज्ड यहाँ मटेरियल होते हैं, ये तभी होगा जब यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन अफेक्टेड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि डायरेक्टेड होगा ऑलवेज अपोजिट, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड बोल रहा कि द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, लेकिन डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, तो स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी 4, जस्ट प्रॉपर्टी बेस्ड। नेक्स्ट question number 14, a uniform cable of mass m and length 2l is placed on a horizontal surface such that its 1/2nth part is hanging below the edge of the surface. To lift the hanging part of the cable up to the surface, the work done should be। यानी देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे केबल है, मान लेते हैं इस टाइप का ये केबल,
जिसका 1/2nth पार्ट, ये यहाँ पे 1/2nth पार्ट यानी टोटल लेंथ का, जबकि इसका टोटल मास यहाँ पे m, टोटल लेंथ दे रखा है 12, तो टोटल लेंथ का 1/2nth पार्ट यहाँ पे हैंगिंग पे है। तो पूछा कि कितना वर्क परफॉर्म करना होगा अगर इसको हम लोग केबल को लिफ्ट अप करना शुरू करें। तो केबल को लिफ्ट अप करने का मतलब ये हो गया कि एक्चुअल में जो हैंगिंग वाला यहाँ पे पोर्शन है, ये अपनी ग्रेविटी की वजह से इस पे फोर्स लगाएगा, तो इसको लिफ्ट अप करने के लिए वर्क डन विल बी इक्वल टू द अपोजिशन ऑफ दिस ग्रेविटी फोर्स। यानी कि इसी वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं, जानते हैं किसी भी यहाँ पे यूनिफॉर्म बॉडी, या फिर यहाँ पे दे रखा है आपको पॉइंट मास ना हो के अगर आपके पास एक्सटेंडेड बॉडी है तो वर्क डन को ऑलवेज लिखते हैं हम लोग mg तो लिखते हैं, लेकिन हाइट लेते हैं हमेशा सेंटर ऑफ मास से, mgs सेंटर ऑफ मास। जस्ट ये फार्मूला यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको यूनिटी मेथड से पता कर लें कि इस पोर्शन का कितना मास होगा हैंगिंग में। तो 2l लेंथ का मास दे रखा है कैपिटल M, तो 1 लेंथ का मास हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 2l। तो अभी आपके पास 2l/2n टोटल लेंथ का जो 2nth पार्ट है उसका मास कितना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे m/2l इंटू 2l डिवाइडेड बाई 2n विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2n। ये वह मास आ गया किसका, इस हैंगिंग का। इस हैंगिंग का जो मास होगा, इसको m डैश लिख रहे हैं, वो आ गया आपके पास m डिवाइडेड बाई 2n। यही मास चाहिए हम लोगों को इसके लिए। तो क्या किया यहाँ पे, पहले इसको अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर रहे हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये। तो m/2n ये मास आ गया हैंगिंग पोर्शन का, इंटू g लिखे। हाइट लिखना है सेंटर ऑफ मास से, लेकिन इसका हाइट टोटल कितना होगा, अभी जस्ट हम लोग बात किए 2l डिवाइडेड बाई 2n, और उसके सेंटर ऑफ मास से लिखने की वजह से क्या हो जाएगा, हाफ। तो इसको क्या लिखेंगे, 2l डिवाइडेड बाई 2n का हाफ वैल्यू। तो ये वैल्यू आपके पास आ गया, 1 2 से 2 कट हो गया, तो ये बचा आपके पास mgl डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n मिलकर हो गया 4n स्क्वायर। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट Question number 15. The electric field in an electromagnetic wave is given by E is equal to 20 Newton per Coulomb sin omega t minus x by c. The energy contained in the cylinder of volume V is 8.85 10 to minus 12 joule. The value of V is given that epsilon naught. देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी के बारे में, तो एनर्जी डेंसिटी जिसको लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैपिटल V विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। और यहाँ पे यही एनर्जी आपको दे रखा है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई वी इज द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी सेम होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू ई का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे। एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग पीक वैल्यू की बात करते हैं, वो पीक वैल्यू आपको दे रखा है 20, तो इसको लिख लिया हम लोग 20 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 8.85 ये कट हो गया, 20 का स्क्वायर 402 से कट हुआ, तो क्या इसको यहाँ से कट करने के बाद में इसी रिजल्ट को हम लोग लिख सकते हैं 200 के बराबर। तो यहाँ से V यानी वॉल्यूम आ गया, कैपिटल V विल बी इक्वल टू 1/200। 1/200 का मतलब ये 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब में। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट Question number 16. In Young's double slit experiment, if the source of light changes from red to green, then देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ लाइट जो है उसको चेंज कर रहे हैं हम लोग रेड से ग्रीन की तरफ, रेड टू ग्रीन। जैसे ही ये ग्रीन हुआ तो हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ ऑफ अ ग्रीन कलर वो लेस देन होता है वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर से, ये रेड कलर से। और जैसे ही यहाँ पे मिला तो बीटा, चूंकि यहाँ पे फ्रिंज विड्थ जो होता है ये वेवलेंथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो वेवलेंथ अगर आपका डिक्रीज किया तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। सिंस अगर ये वेवलेंथ डिक्रीज किया, सिंस लैम्डा डिक्रीजेज, तो इट मींस फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज। फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करने का मतलब होगा कि अब जो सेपरेशन बिटवीन द टू फ्रिंजेस होगा वो अब क्राउडेड हो जाएगा, यानी क्लोजली वो स्पेस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जबकि सेंट्रल मैक्सिमा पे यानी सेंट्रल पॉइंट पे अभी भी वहाँ पे मैक्सिमा यहाँ बनेगा, यानी इंटेंसिटी ऑलवेज वहाँ पे मैक्सिमा होगा, ब्राइट होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग है, मिनिमा लिख दिया, मैक्सिमा होना चाहिए था यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस विल इंक्रीज, नहीं यहाँ पे तो डिक्रीज कर रहा था, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस विल डिक्रीज, तो यही ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट
Question number 17. Moment of inertia of a body about a given axis is 4 kg meter square. Initially the body is at rest. In order to produce a rotational kinetic energy of 1800 joule, the angular acceleration of 6 radian per second square must be applied about the axis for a duration of. तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, चूंकि आपको दे रखा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि होता क्या हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आपको दे रखा है 1800 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 900, बिकॉज 2 से 4 कट हो गया, ये हो गया 900। तो ओमेगा यहाँ से आ गया आपके पास 30 रेडियन पर सेकेंड, ये मिला आपको एंगुलर वेलोसिटी। और ये रेस्ट से चलना शुरू करता है, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा ऑफ टी, ये वैल्यू 0 क्योंकि रेस्ट से चलना शुरू किया। ओमेगा आपने पता किया 30, अल्फा आपको दे रखा है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी, तो टाइम आ गया आपके पास 5 सेकेंड। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. टू इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज LCR सर्किट। सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे ये सीरीज LCR सर्किट के रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखे, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी FR विल बी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC के बराबर, जहाँ पे L इंडक्टेंस और C कैपेसिटेंस। तो अगर आपको इसको इंक्रीज कराना है, देखिए इंक्रीज कराना है हम लोगों को, अगर इसको इंक्रीज कराना है तो टू इंक्रीज, ये देखिए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज, तो इसका मतलब या तो इंडक्टेंस को डिक्रीज कराइए या फिर कैपेसिटेंस को डिक्रीज कराइए या फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को डिक्रीज कराइए, तभी यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, द सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं, यदि ये इनकरेक्ट है। अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल, तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे पैरेलल में कैपेसिटर ऐड करते हैं, तो अनदर कैपेसिटर का मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो कैपेसिटर का वैल्यू तो इंक्रीज कर गया और हम लोग को डिक्रीज कराना था क्योंकि इसको इंक्रीज कराना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अनदर रेजिस्टेंस शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फर्स्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन नहीं, चूंकि यहाँ पे ट्यूनिंग सर्किट होता है, ट्यूनिंग सर्किट में ऑलवेज टैंक सर्किट फॉर्म होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। अनदर इंडक्टर शुड बी एडेड इन पैरेलल, जैसे ही पैरेलल की बात की तो पैरेलल में ये हो जाता है L डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इंडक्टेंस का वैल्यू देखिए डिक्रीज किया, ये डिक्रीज किया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा इंक्रीज, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट Question number 19. The least count of the main scale of a screw gauge is 0.5 mm. देखिए यहाँ पे ये बात आई, सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अगर आपको स्क्रू गेज का यहाँ पे डायग्राम याद हो, तो स्क्रू गेज के बीच में एक स्टड्स होता है जिसके बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को, यानी जिसका डायमीटर मेजर करना है, उसको यहाँ पे फिक्स करते हैं। वो फिक्स करने के लिए यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल होता है उसको हम लोग रोल करते हैं, यानी कि उसको ऐसे घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं। तो जैसे ही रोटेट कराए तो ये वाला पोर्शन आगे की तरफ मूव किया या पीछे की तरफ मूव किया, तो मेन स्केल में इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करना या बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करना, ये कहलाता है पिच। और यहाँ पे यही स्टेटमेंट दे रखा है, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। रिमेंबर, ये जो लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल है, यही आपको एक्चुअल में दे क्या रखा है, ये पिच दे रखा है आपको, चूंकि मेन स्केल की बात आ गई। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना है आपको कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, यही कहलाता है आपका पिच। दिस इज कॉल्ड पिच, जो कि दे रखा है आपको 0.5 mm के बराबर। द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन जिसको हम लोग रोल करके यहाँ पे पता कर रहे हैं, तो वही पूछा कि टू मेजर द 2 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ द वायर। तो इसका मतलब है कि अगर लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की बात करें, यहाँ पे 2 नए फैक्टर दिख रहे हैं आपको, एक स्क्रू गेज के लिए बात करें लीस्ट काउंट, एक मेन स्केल के लिए बात कर रहे हैं। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज यही आपको दे रखा है 2 माइक्रोमीटर के बराबर, जिसको आप लिख रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। तो पूछा आपसे कि कितना नंबर ऑफ डिवीजन की जरूरत होगी, तो जानते हैं फार्मूला, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज विल बी इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो यही आपसे पूछ रहा है, CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाई लीस्ट काउंट।
पिच का वैल्यू आपको दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई ये दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁶। तो देखिए क्या यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये इससे कट हो गया, तो ये आपके पास आ गया, देखिएगा क्या इसको 5 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻�6, ये ऊपर गया तो ये आ गया 500 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 250, तो आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। In Bohr's atomic model of hydrogen, let K, P and E are the kinetic energy, potential energy and total energy of the electron respectively. Choose the correct option when electron undergoes transition to a higher energy level. यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, मान लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पे था ग्राउंड स्टेट में, n का वैल्यू 1 है, ये मूव करके चला गया हायर एनर्जी लेवल, मान लेते हैं n बराबर 2 पे चला गया हायर एनर्जी लेवल पे, ठीक। यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या हुआ, एक्चुअल में n का वैल्यू तो इंक्रीज हुआ, ठीक। जैसे n का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो ये भी हम लोग जानते हैं एक रिलेशन होता है कि टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। और अगर टोटल एनर्जी को यहाँ ये E से लिख रहा है तो टोटल एनर्जी दैट इज कैपिटल E विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 Z² डिवाइडेड बाई n²। तो यहाँ पे देखिए अगर हाइड्रोजन के लिए बात करें तो Z का वैल्यू हो गया यहाँ पे 1, तो लिख लेंगे माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई n²। यहीं पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया तो यह क्या माइनस 27 यहाँ पे 2 लिख सकते हैं इनटू डिवाइडेड बाई n², ये आ गया। अच्छा ये वैल्यू किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी वैल्यू किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और वहीं पे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू प्लस का 13.6 डिवाइडेड बाई n²। अब देखिए यहाँ पे बोला जैसे ये ट्रांजिशन हुआ टू हायर लेवल में तो n का वैल्यू इंक्रीज किया, n का वैल्यू अगर इंक्रीज किया तो ये टर्म तो पॉजिटिव है, अगर n को आपने इंक्रीज कराया तो काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए, तो k इंक्रीज ये गलत हो गया, यहाँ पे ऑल इंक्रीज ये भी गलत हो गया। अब दिख रहा हम लोग को यहाँ पे k इंक्रीज ये भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन दिखा k डिक्रीज, तो थर्ड आप डायरेक्ट यहाँ से टिक कर सकते थे, फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। अब देखिए अगर n की वैल्यू को आपने यहाँ पे इंक्रीज कराया तो n की वैल्यू को इंक्रीज कराने का मतलब ये जो E है ये भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन डिक्रीज से पहले यहाँ पे देखना आपको नेगेटिव साइन। तो किसी भी क्वांटिटी में नेगेटिव साइन में डिक्रीज करने का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि वो क्वांटिटी का इंक्रीज हो जाना, बिकॉज आपको पता है कि -50 छोटा होता है जबकि -2 बड़ा होता है, यहाँ पे ये आप जानते हैं। तो उस बेसिस पर चूंकि यहाँ निगेटिव है, इसके बढ़ने से ये भी इंक्रीज करेगा। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप इसको इंक्रीज कराएंगे तो एक्चुअल में इसको डिक्रीज करना है, लेकिन यहाँ पे साइन कैसा है, निगेटिव, तो निगेटिव साइन में डिक्रीज करने का मतलब इस क्वांटिटी का इंक्रीज कर जाना। तो P और E इंक्रीज कर जबकि K डिक्रीज, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। In a building there are 20 bulbs of 60 watt, 20 bulbs of 40 watt, 20 small fans of 20 watt and 3 heaters of 1 kilowatt. The voltage of electric main is 220 volt. The minimum fuse capacity related value of the building will be. तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल पावर की बात करें जो किसी बिल्डिंग में इतने सारे फैन और बल्ब्स और इसकी वजह से मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या टोटल पावर एक्चुअल में कितना होगा आपके पास, तो P विल बी इक्वल टू क्या, P बराबर V इंटू आई जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दे रखा है 20 बल्ब है 60 वाट का, तो एक बल्ब अगर 60 वाट का तो 20 बल्ब यहाँ पे 60 वाट का, तो 20 इंटू 60 लिख लिए, प्लस ऐसे ही 20 बल्ब है लेकिन उसका वाट दे रखा है 40, तो मल्टीप्लाई कर लिए। ऐसे ही स्मॉल फैन है 20 जिसको यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर लिए, और प्लस और यहाँ पे दे रखा है 3 हीटर्स हैं 3 इंटू जिसका यहाँ पे वाट दे रखा है 1000, तो मल्टीप्लाई कर लिए। तो टोटल पावर यहाँ से आ गया 5400 वाट के बराबर, 5400 वाट के बराबर। तो सिंस हम लोग जानते हैं पावर P इक्वल टू होता है V इंटू आई, यही स्टेटमेंट अभी फर्स्ट में बोला गया, तो यहाँ से करंट आ गया आपके पास पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, दैट इज 5400 डिवाइडेड बाय वोल्टेज है 220 वोल्ट, यहाँ पे दे रखा मेन सप्लाई। तो सॉल्व करने पे रिजल्ट आ गया आपके पास 25 एम्पियर के बराबर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। An ideal gas in a closed container is slowly heated as its temperature increases. Which of the following statements are true?
देखिए यहाँ पे क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखा मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, तो मीन फ्री पाथ की बात करें तो होता है 1/√2 इंटू पाई इंटू एन इंटू डी स्क्वायर, जहाँ पे डी डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर कंटेनर क्लोज्ड है तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा, तो यानी कि यहाँ पे स्मॉल एन और डी का यहाँ पे फैक्टर चेंज नहीं होगा, ये रिमेन कांस्टेंट। तो ये वाला पोर्शन तो आपके पास दिखा कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो दे रहा पहला स्टेटमेंट द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ेंगे, द मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टाइम रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि टाइम बिटवीन टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल्स टू कोलाइड, तो यहाँ पे लिख रहा है सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम को वही लिख रहे हैं, तो ये आता है लैम्डा डिवाइडेड बाय VRMS। और अगेन हम लोग जान रहे हैं कि जो VRMS है ये प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो VRMS इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे कोलिजन का जो टाइम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज ये कैसा है, कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, तो ये हो गया करेक्ट। सी देखते हैं द मीन फ्री पाथ रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये भी स्टेटमेंट अभी जस्ट हम लोग बात किए, तो ये रिमेन सेम, बिकॉज यहाँ पे कंटेनर कैसा है, क्लोज्ड है। द मीन कोलिजन टाइम रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये गलत हो गया, जहाँ पे बी और सी होगा वही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडरिंग अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे Q1 है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज Q2 है। तो अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो ये हम लोग जानते हैं कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज कुछ दूरी पर सेपरेटेड हो, तो इन दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्जेस में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा बिटवीन, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि चार्ज का नेचर पॉजिटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि चार्ज का यहाँ पे नेचर कैसा है, पॉजिटिव। ये P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पोटेंशियल की बात करें, तो पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, तो इस P पॉइंट पे पोटेंशियल चूंकि ये भी पॉजिटिव तो ऐड अप हो जाएगा। पोटेंशियल यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे कहीं पे भी, चाहे आउटसाइड हो, चाहे इनसाइड हो, चाहे यहाँ पे इस प्लेन में हो, चाहे इस प्लेन में हो, तो वो ऑलवेज एक नॉन जीरो क्वांटिटी होगा। तो नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी जीरो एट अ पॉइंट, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो एट दैट पॉइंट, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट Question number 24. A particle is moving with a constant speed in a circular path. When the particle turns by an angle 90 degree, the ratio of instantaneous velocity to its average velocity is pi ratio root x. The value of x will be. देखिए एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ से चलना ये शुरू किया कांस्टेंट स्पीड v से, फिर ये टर्न कर गया 90 डिग्री। अगर ये ऐसा जा रहा है तो 90 डिग्री टर्न करने का मतलब ये यहाँ पे पहुंचा, यानी इसने क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल को यहाँ पे मूव किया, ए से बी चला। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, इसका यहाँ पे सेंटर पॉइंट ओ है, तो इसका ये रेडियस आर और आर। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि एवरेज स्पीड का रेशियो क्या होगा इंस्टेंटेनियस के रिस्पेक्ट में। तो देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे वी एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम होता है। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये आर और ये आर, तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये वैल्यू आपको दिखा √2r के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया आपके पास √2r। चाहिए क्या आपको, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टाइम को पता करने के लिए हम लोग बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ लिखेंगे क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ये कहलाएगा आपके लिए टाइम, यही कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो t विल बी इक्वल टू डिस्टेंस यहाँ पे किसके बराबर है, आप जान रहे हैं यहाँ पे ये डिस्टेंस a से b चलना है, उसको a से b चलना है, तो हाफ चलता, तो पाई आर का यहाँ पे हाफ आ गया, तो ये वैल्यू आपको मिला पाई आर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ये v आ गया, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, ये वैल्यू आपको मिला पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी। क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर से आर कट हो गया, तो 2√2v डिवाइडेड बाई पाई आ गया। पूछा आपसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो, तो यानी कि v डिवाइडेड बाई v एवरेज पूछ रहा आपसे,
तो v डिवाइडेड बाई v एवरेज हो जाएगा तो पाई डिवाइडेड बाई 2√2। क्या 2√2 को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई रेशियो √8, जो कि √8 को लिख सकते हैं 2√2। कंपेयर किए यहाँ से तो x का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट Question number 25. The electric current in a circular coil of 4 turns produces a magnetic field, magnetic induction B1 at its center. The coil is unwound and is rewound into a circular coil of 16 turns and the same current produces a magnetic induction B2 at its center. The ratio of B2 and B1. हम लोग जानते हैं जब भी वायर को यहाँ पे कंप्लीट वुंड करके बनाते हैं एक सर्कुलर फॉर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इनिशियल वैल्यू का n टाइम्स हो जाता है, B मस्ट बी इक्वल टू n स्क्वायर ऑफ B नॉट। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं B1 विल बी इक्वल टू n1 स्क्वायर इंटू B नॉट, और दूसरा यहाँ पे B2 विल बी इक्वल टू n2 स्क्वायर इंटू B नॉट, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या यहाँ से B2 डिवाइडेड बाई B1 विल बी इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1 का होल स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखा है, सेकंड केस में 16 है और फर्स्ट केस में 4 दे रखा है, का स्क्वायर। तो ये भी कितना हो गया, अगेन ये 4 से 4, फिर अगेन ये आ गया 16 रेशियो 1 के बराबर। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट, बिकॉज B2 बाई B1 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. The velocity of upper layer of water in a river is 54 km per hour. Sharing stress between horizontal layers of water is 10 to the minus 3 Newton per meter square. Depth of the river is x meter. फाइंड x, जबकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर दे रखा है। देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे विस्कस फोर्स F विल बी इक्वल टू नीटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डी एक्स विल बी इक्वल टू नीटा इंटू ए इंटू डी वी डिवाइडेड बाई एफ। तो क्या इसको और रीअरेंज कर ले, तो नीटा इंटू डी वी डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं एफ बाई ए, ताकि ये आपको मिल जाए स्ट्रेस। तो डी एक्स यहीं पे ये लेंथ पता करना था क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है 10 टू द पावर -2 पास्कल इंटू सेकेंड, और डी वी यहाँ पे दे रखा है स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। तो क्या इसको 54 इंटू 5/18, ताकि ये मीटर पर सेकंड में मिल जाए, आप ऐसा कर लिए, डिवाइडेड बाई फोर्स अपॉन एरिया, यही आपको दे रखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शेयरिंग स्ट्रेस, जो कि आपके पास 10 टू द पावर ऑफ -3, ये हो गया 15 के बराबर, ये ऊपर चला गया तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 150 मीटर। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. In the given figure, the total charge stored in the combination of capacitor is 360 microcoulomb. The value of x is, देखिए हम लोग जान रहे हैं ये कॉम्बिनेशन दे रखा है पैरेलल में, पैरेलल में अगर दे रखा है तो इसके अबाउट यहाँ पे चार्ज डिवीज़न रूल लगा लेंगे, तो टोटल चार्ज जो होगा ये आता हुआ टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में। तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, तो Q मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर, और जानते हैं किसी भी कैपेसिटर में Q को लिख सकते हैं C इंटू V के बराबर। टोटल चार्ज आपको दे रखा है 360 माइक्रोकूलम, तो 360 लिख लिया यहाँ पे। Q1 को लिख सकते हैं C इंटू वी, तो यहाँ पे 6 इंटू C3 दे रखा है यहाँ पे, और ये दोनों पैरेलल में तो पोटेंशियल हर एक के अबाउट 18 होगा। तो क्या इसको 6 इंटू 18 लिख लेते हैं, प्लस दूसरा आपके पास होगा x इंटू 18 के बराबर, प्लस तीसरा आपके पास हो जाएगा 9 इंटू 18 के बराबर माइक्रोफैरेड, और यहाँ से माइक्रो कट हो गया। तो क्या यहाँ से 360 विल बी इक्वल टू 18 कॉमन ले लें, तो ये कितना मिलेगा 6 प्लस 9 प्लस x के बराबर, तो ये इससे कट हो गया, तो ये हो गया 20, और ये 9 और 6 हो गया ये 15 प्लस x के बराबर। तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 5, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट Question number 28. A uniform thin rope of length 16 meter and mass 24 kg hangs vertically from a rigid support and a block of mass 3 kg is attached to its free end. A transverse short wave train of wavelength 12 cm is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of the
वेव ट्रेन व्हेन इट रीचेस द टॉप ऑफ द रोप। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर ये सपोर्ट है, ये रोप के साथ में यहाँ पे एक ब्लॉक को अटैच करा है जिसका यहाँ पे मास दे रखा है 3 kg। तो पूछ रहा है कि इस वेव पल्स को यहाँ तक पहुँचने में जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, जबकि इसका लेंथ आपको दे रखा है 16 मीटर, एल इसका दे रखा है 16 मीटर, और इसका मास जो दे रखा है वो दे रखा है आपको m1 मान लेते हैं, वो दे रखा है आपको 24 kg। ये रोप की बात कर रहे हैं। तो देख चुके हम लोग जानते हैं किसी भी रोप में या स्ट्रिंग में प्रोड्यूस यहाँ पे जो वेव होता है ट्रांसवर्स वेव, उसकी स्पीड का फार्मूला तो v इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू √t डिवाइडेड बाई म्यू। और क्या इसी को v इक्वल टू एफ लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो यानी ये वेवलेंथ जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू √t, जहाँ पे t इज द टेंशन। तो अगर यहाँ पे λ1 बाई λ2 की बात करें तो λ1 बाई λ2 विल बी इक्वल टू √t1 बाई t2, ऐसा लिख सकते हैं। √t1 टेंशन, टेंशन मस्ट बी इक्वल टू mg। तो फर्स्ट केस में सिर्फ ब्लॉक था, तो यहाँ पे चूंकि लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड से चलना शुरू किया, जब अपर पे जाएगा, जब यही पल्स अपर पे पहुंचेगा तो उसके पास अब टोटल मास इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो क्या इसको mg मतलब 3 × g लिखें, और यहाँ पे अब इसके पास जो टोटल मास हो जाएगा 3 + 24 × g के बराबर। तो क्या इसको √3 डिवाइडेड बाई 27 लिख सकते हैं। तो ये फिर यहाँ से आ गया आपके पास 1/3 के बराबर। तो यहाँ से λ2 का वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ λ1। तो 3 × λ1 आपको दे रखा है क्वेश्चन में 12, तो यहाँ पे 12, तो ये आ गया आपके पास 36 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। फोकल लेंथ ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज f एंड म्यू इक्वल टू 3.5 3/2 यानी 1.5 दे रखा है। रिगार्डिंग द फोकल लेंथ मैच द कॉलम 1 कॉलम 2 विच इज पर करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें, ये है, ये आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। सबसे पहले आपके पास अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ अगर f है, तो इसके लिए आप लिखते हैं कि 1/f विल बी इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चूँकि यहाँ पे आप जान रहे हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसको आप लिख सकते हैं म्यू -1 इंटू 2/r, तो 1/f। तो यहाँ से f आ गया आपके पास r डिवाइडेड बाई 2 म्यू -1। इसकी वैल्यू 3/2, 3/2 -1 यानी 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब ये 2 से 2 कट हो गया, r के बराबर आ गया। अभी फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे ही आपने यहाँ पे इसकी बात किया, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया आपने, ये देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो R1 को पॉजिटिव किया यहाँ पे, लेकिन जो R2 का वैल्यू था वो क्या हो गया, इनफाइनाइट। जैसे ही इनफाइनाइट हुआ तो अब इस केस में जो फोकल लेंथ होगा इसका 1/f डैश विल बी इक्वल टू म्यू -1 ओनली 1/r के बराबर। यानी कि जो f डैश होगा ये इक्वल हो गया r डिवाइडेड बाई म्यू -1, और यहाँ से अगर r डिवाइडेड बाई म्यू -1 की वैल्यू पता करें तो ये मिला आपको 2 टाइम्स ऑफ f के बराबर। तो क्या इसको हम लोग 2f लिख सकते हैं। यानी कि अगर फोकल लेंथ बाई कॉन्वेक्स लेंस का f था तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 2f, तो a का होना चाहिए q। तो a का q दिखा यहाँ पे, a का q यहाँ दिख रहा फर्स्ट में और फोर्थ में दिख रहा है, ये दोनों गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसको हम लोग हाफ कट करते हैं, ये देखो हाफ कट किया गया। जानते हैं कि अगर यहाँ पे आपके पास ऐसा यहाँ पे है और प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप कट करते हैं तो कट करने के बाद में जो आपके पास यहाँ पे रेस्ट बचा लेंस, ये देखिए कुछ ऐसा, तो यहाँ पे फोकल लेंथ अगर इसका f है तो फोकल लेंथ रिमेन सेम क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस रिमेन सेम। तो b का होना चाहिए p, तो b का p सिर्फ यहीं दिखा, यहाँ पे नहीं, तो b का हो गया p। तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन टिक कर सकते थे कि फर्स्ट होगा, डायरेक्ट यहाँ से टिक कर सकते हैं। फिर भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे इस केस में बात करें C के लिए, तो C के लिए देखिए यहाँ पे कैसा पता चला कि ये f है, ये f है, अभी जस्ट पता किया हम लोग, और दोनों यहाँ कंबाइंड फॉर्म में रखा हुआ। तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। जब कॉन्टेक्ट में रखा हो तो इसको लिखे 1/f प्लस 1/f, ये हो गया 2/f। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन का आ गया फार्मूला f/2, तो C का आ गया यहाँ पे r, C का r होना चाहिए। सिमिलरली अभी इसकी बात की तो इसका फोकल लेंथ 2f है, तो इस कॉम्बिनेशन से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू d का आपके फिर आ जाएगा यहाँ पे f के बराबर। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इन द गिवन रिएक्शन z एक्सेस एरो दे रखा है z+1 y a
फिर एरो दे रखा है Z-1 K ऑफ A-4, Z-1 K ऑफ A-4। तो पूछा रेडियो एक्टिव रेडिएशन आर इमिटेड इन द सीक्वेंस में क्या क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे ZX है, ये दे रखा है पेरेंट न्यूक्लियाई, जब ये कन्वर्ट होगा यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई में, तो डॉटर न्यूक्लियाई में एक यहाँ पे इंक्रीमेंट, जबकि ये रिमेन सेम ये तभी पॉसिबल होगा जब पार्टिकल यहाँ पे बीटा माइनस हो। तो बीटा माइनस पार्टिकल के यहाँ पे इमिट होने पे एक यहाँ पे एटॉमिक नंबर का इंक्रीज होता है जबकि एटॉमिक मास रिमेन सेम। और दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे Z+1 है और फिर आ गया इसके पास Z-1 और K का पावर हो गया A-4। इसको यार देख लेते हैं, देखो ZXA, अगर यहाँ से ये डॉटर न्यूक्लियाई में Z-2 और A-4 हो जाए, ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो 2He4, यानी अल्फा एमिशन यहाँ पे टेक्स प्लेस हो। अल्फा पार्टिकल था 2He4 के बराबर। तो देखो आपने Z-1 किया तो पहले से अपने पास था Z+1, उसमें -2 किया तो कितना आ गया Z-1, यानी कि यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पे आ गया आपके पास बीटा माइनस और यहाँ पे आ गया आपके पास अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से टिक कर सकते हैं 3 के बराबर, बिकॉज ये गामा जो है ये रेडिएशन को शो करता है, क्योंकि ये फोटोन को बताता है जिसपे ये रिमेन सेम। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। The diode shown in the circuit is a silicon diode. The potential difference between the points A and B will be, यानी इसी पॉइंट के अबाउट पूछ रहा कि क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि इसका ये टर्मिनल P, ये टर्मिनल N। ध्यान देना P वाला चला गया लोअर पे, N वाला आ गया हायर पे। तो ये हो गया आपके पास रिवर्स बायस मोड में। जैसे ये रिवर्स बायस मोड में आया, ये रिवर्स बायस मोड में आने की वजह से ये दे रखा है सिलिकॉन का, तो यहाँ पे ये बिहेव करेगा जस्ट इक्विवेलेंट टू एन ओपन सर्किट। जैसे ये ओपन सर्किट हुआ तो इसके अबाउट पास होने वाला जो करंट होगा वो वैल्यू हो जाएगा 0। करंट अगर यहाँ से सर्किट से पास हुआ यहाँ पे 0 पूरे सर्किट से, तो इसके अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से करंट ही पास नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट 0.5 ओम हो गया 0, तो पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स A एंड B विल बी इक्वल टू बैटरी सोर्स के बराबर, विल बी इक्वल टू 3 वोल्ट। तो ऑप्शन विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट रिसीव लाइट्स फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स S, द ट्यूब लेंथ इज नाउ डिक्रीज स्लाइटली देन। देखिए हम लोग यहाँ पे ट्यूब लेंथ की बात करें तो यहाँ पे जो ट्यूब लेंथ होता है, लेंथ विल बी इक्वल टू FO प्लस FE, जहाँ पे FO क्या हो गया ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और FE हो गया आपके पास यहाँ पे आई पीस का फोकल लेंथ। जानते हैं हम लोग यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्टिव लेंस आपके पास है और एक आपके पास यहाँ पे आई पीस लेंस है, जिसका फोकल लेंथ आप जानते हैं यहाँ पे आई पीस का कम होता है जबकि ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा। एक यहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बहुत दूर से यहाँ पे, जो कि फॉर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ पे आपसे पूछा जो इंटरमीडिएट यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, आप जानते हैं यहाँ पे जो इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म होता है बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये इंटरमीडिएट इमेज ये कैसा होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, जस्ट थ्योरी बेस्ड है, रियल इन्वर्टेड होता है और साथ साथ में स्मॉलर होता है, एंड एट द फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव लेंस के पास ये बनेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्यूब को डिक्रीज कराएंगे, जैसे आपने लेंथ ऑफ द ट्यूब को डिक्रीज करेंगे तो जो अब रियल इमेज बनेगा वो एक्चुअल में यहाँ पे आई पीस के फोकल लेंथ के पास और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, जिसकी वजह से इसका नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा फॉर अ फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। The circuit arrangement required for finding the resistance G of 1 किलोमीटर by half deflection method, ये completely एक यहाँ पे theoretical based question है, ये actual में experimentally based question ये दे रखा आपको, जिसमें आपको यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन विल बी 4, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। कुछ ऐसा मान लेते हैं, एक आपके पास यहाँ पे बैटरी सोर्स या सेल जिसका EMF E, एक यहाँ पे की K1 या K2 मान ले रहे हैं, यहाँ पे की क्लोज करेंगे, फिर इसी के जस्ट साथ में
एक हाई वैल्यूड रजिस्टर ऐड करते हैं कैपिटल आर, एक हाई वैल्यूड रजिस्टर होता है, ध्यान दीजिएगा, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। फिर इसी के ठीक साथ में एक यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे और गैल्वेनोमीटर के ठीक पैरेलल में एक लो वैल्यूड रजिस्टर जिसको शंट बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक की से इसको क्लोज करेंगे ऐसा, और फिर ये कनेक्शन को यहाँ पे ऐसे इस्टेब्लिश कर देंगे। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हाई वैल्यूड होता है, यहाँ पे ये हाई वैल्यूड है। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के शंट जो होता है, शंट ऑलवेज लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है, ये एक की दूसरा K2। अगर यहाँ से करंट जा रहा है IG तो यहाँ से पास होने वाला जो करंट होगा वो I माइनस IG, जबकि यहाँ से आने वाली जो मेन करंट होगी वो है I। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा 4, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, which of the following option is correct at the position of a prism for minimum deviation delta mean? The light ray passes through the prism symmetrically that is parallel to the base। ये बात सही है। अगर मान लीजिए आपके पास ये प्रिज्म है एक ऐसा, और यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुआ इसके एक सरफेस पे, ये नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, तो जब लाइट फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होगा तो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन तो ये ऑलवेज पैरेलल होना चाहिए बेस के। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट आ गया बेस का ऐसा। अक्सर अगर आप देखते होंगे कि जब भी यहाँ पे मिनिमम डेविएशन का केस आता था तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पे एक रीज़न आपको मिला, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन जो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्टेड रे होगा ये ऑलवेज पैरेलल होना चाहिए बेस के। और यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल है, ये यहाँ पे इमरजेंट एंगल है, यह यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में यही इंसिडेंट एंगल I1 I2 मस्ट बी सेम एंड R1 R2 मस्ट बी इक्वल टू R के बराबर। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट दिख रहा है। थर्ड की बात, द एडवांटेज ऑफ पुटिंग द प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन इज दैट द इमेज इज ब्राइटेस्ट इन दिस पोजीशन। ये इसका यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखा, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, find the magnetic field due to a dipole of magnetic moment 6 ampere meter square at a point 2 meter away from it in the direction making angle of 30 degree with the dipole axis। यानी कि ये जैसे ही ये पॉइंट ये पढ़े तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि किसी भी जनरल पॉइंट पे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, जो हम लोग जानते ही ना ही ये एक्सियल पे है ना ही इक्वेटोरियल पे है, ये किसी यहाँ पे जनरल पॉइंट पे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू लिखा करते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइडेड बाई d क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, या m डिवाइडेड बाई x क्यूब लिखा करते थे। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू हो गया B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिक्स वैल्यू 10⁻⁻⁷। मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है 6, डिस्टेंस आपको दे रखा है 2 का क्यूब, यहाँ पे ये लिख लिए, अंडर रूट 1 + 3 लिखे, कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री का स्क्वायर लिख लिया यहाँ से। तो इसको जब सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 1.35 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, two solenoids of equal number of turns have their length and the radii in the same ratio 1:3, the ratio of their self inductance will be। तो डायरेक्ट ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको याद होना चाहिए कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है फॉर अ सोलेनॉइड के केस में, सेल्फ इंडक्टेंस L विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को सेम बोला गया, तो यहाँ पे जो दे रखा है सेल्फ इंडक्टेंस ये प्रोपोर्शनल होगा एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ के, और एरिया को आप पाई r स्क्वायर से लिख सकते हो, तो रेडियस डिवाइडेड बाय लेंथ आ गया। तो बोला गया यहाँ पे L1/L2 का रेशियो क्या होगा, तो आप लिखेंगे R1/R2 का होल स्क्वायर
इंटू L2/L1 और दोनों का रेशियो लेंथ और रेडियस का रेशियो दे रखा है आपको 1:3। तो क्या यहाँ से आपने लिखा है L1 डिवाइडेड बाई L2 विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू आ गया 1/3 का होल स्क्वायर, जबकि L2/L1 है तो इसको 3/1 लिखेंगे, तो ये फिर से आ गया 1/3 यानी कि 1:3। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द सर्किट गिवन इन द फिगर। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इसका आउटपुट होगा ए बार, जबकि इसके लिए आउटपुट लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट सी का बार। तो जो वाई होगा एक्चुअल में वाई क्या मिलेगा, फिर एक ये एंड गेट से कनेक्टेड है जिसके लिए इनपुट है ए बार, इनटू लिखे दूसरे का इनपुट दे रखा है बी इंटू सी का बार, जिसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू सी बार का बी इंटू सी का होल बार, या बी इंटू सी का होल बार नहीं, एक्चुअल में आप इसको देखिए यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। एक सेकंड फिर से लिख लेते हैं। एक्चुअल में आप जान रहे हैं यहाँ पे क्या, इसको हम लोग ए प्लस बी इंटू सी, बी इंटू सी एक सिग्नल माने इसको का होल बार लिखे। एक्चुअल में यहाँ पे अगर आप यूज़ करें डिमॉर्गन्स थ्योरम, तो डिमॉर्गन थ्योरम में आप जानते हैं अगर आपके पास लिखा है ए इंटू बी का होल बार, तो अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स थ्योरम इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का बार। वैसे यहाँ पे आपके पास एक सिग्नल दे रखा है ए बार, दूसरा दे रखा है बी डॉट सी का बार, तो यहाँ पे बार बार जैसे यहाँ पे अलग अलग लिखा गया वैसे यहाँ पे डॉट कन्वर्ट हो गया प्लस में और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया इसमें, तो आप इसको ऐसा होल बार भी लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ एक चीज़ और देख लेते हैं भाई, इसको अगर आपके पास a प्लस बी का होल बार है तो क्या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं a इंटू बी का बार। सिमिलर एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ, तो ऑप्शन आपको क्या दिखा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट Question number 38. An electric current has both DC and AC components. DC components are 12 ampere and AC component is given at as I is equal to 8 sin omega t ampere. So IRMS value of the current resultant current will be X, where X is. देखिए हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर आपके पास करंट दे रखा है I विल बी इक्वल टू कुछ इस फॉर्मेट में A प्लस बी ऑफ साइन ओमेगा टी, तो ये जो करंट रिप्रेजेंट करेगा ये ड्यू टू डीसी सोर्स, क्योंकि इसके लिए फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, ये करंट होगा फॉर एसी सोर्स के लिए जिसके लिए यहाँ पे आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट होता है, इफेक्टिव वैल्यू उसी को हम लोग बोलते हैं RMS वैल्यू, जो रिजल्टेंट वैल्यू फॉर डीसी और एसी दोनों के लिए। तो यहाँ पे डीसी का कंपोनेंट दे रखा है ए स्क्वायर प्लस एसी का जो पीक वैल्यू होगा उसको लिखेंगे बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी, पीक वैल्यू ऑफ एसी, और ये क्या दे रखा है आपको, पीक वैल्यू ऑफ डीसी। तो उसके लिए आप ये जस्ट एक एक्सप्रेशन यानी ये फार्मूला आप जस्ट रिवाइंड भी कर सकते हैं। तो ये अंडर रूट आ गया, ए यानी डीसी वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे डीसी 12 का स्क्वायर, तो आपने लिख लिया यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे पीक वैल्यू दे रखा आपको 8, तो आपने लिखा यहाँ पे 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपके पास 144 प्लस ये हो गया आपके पास 32, तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट 176, जिसका वैल्यू अप्रॉक्स में हो जाएगा 13.27 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन विल बी 3। Next question. Question number 39. The distance x traveled by a particle in time t is given as t is equal to 3x square plus 4x. If v is the velocity, then acceleration will be. देखिए आपको यहाँ पे टाइम का फंक्शन दे रखा है, t will be equal to 3x square प्लस 4x के बराबर है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट किए, तो यहाँ पे टाइम का फंक्शन तो ये 1 हो गया, यहाँ पे लिखे 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, लेकिन टाइम के साथ कर रहे हैं तो dx बाई dt एक्सप्रेशन और आया, प्लस 4 और x का डिफ्रेंशिएशन टाइम के साथ तो dx बाई dt। ठीक है, तो फिर यहाँ से देखिए क्या लिखे 1 इक्वल टू, फिर लिख सकते हैं इसको 6x इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्या इसको v लिख लेते हैं, प्लस 4 इंटू वी के बराबर, आपने ऐसा लिख लिया। तो यहाँ से देखिए क्या v का कुछ एक्सप्रेशन मिला आपको, तो v आ गया आपके पास, v विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6x प्लस 4 के बराबर, कॉमन लेके आपने ये लिख लिया इक्वेशन नंबर 1।
अगेन देखिए आपके पास यहाँ पे दे रखा है, अगेन आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि 6x इंटू वी प्लस 4v इक्वल टू 1 दे रखा है, चूँकि आपसे रिटार्डेशन पूछा है। अगेन आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी के साथ में। देखिए यहाँ पे 6 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम लोग। 6 यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, पहले x को रिलीज किए, v को डिफ्रेंशिएट किया dv बाई dt, प्लस इस बार 6v को रिलीज किया और इसको डिफ्रेंशिएट किए dx बाई dt, प्लस अब इसकी बात किए यहाँ पे 4 इंटू इसको लिखे dv बाई dt और 1 कांस्टेंट और डिफ्रेंशिएशन आ गया 0। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया 6x, ये हो गया एक्सेलरेशन a, प्लस ये भी dx बाई dt वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो 6v स्क्वायर प्लस एक और आपके पास अभी मिला यहाँ पे, फिर से लिख ले रहे हैं, ये हो गया आपके पास 6 इंटू वी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी प्लस 4 इंटू ये फिर आ गया एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो एक्सेलरेशन का कॉमन ले लिए तो यहाँ पे दिखा 6x प्लस 4 विल बी इक्वल टू माइनस 6v स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास माइनस 6v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6x प्लस 4, जो कि किसके बराबर है 1 अपान v, यानी कि 1 अपान ये दे रखा है इसके बराबर v के बराबर, तो आ जाएगा माइनस का 6v क्यूब। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट question number 40. An elongation of 0.4% in a wire of cross sectional area 2 into 10 minus 6 meter square causes a tension of 300 Newton. Young's modulus will be. तो भाई elongation की बात किया यहाँ पे Young's modulus जानते हैं y is equal to stress by strain, stress divided by strain, जिसको लिखते हैं आप force divided by area divided by delta L by L। तो Young's modulus will be equal to force आपको दे रखा है 300 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया आपको दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल दे रखा है 0.04 डिवाइडेड बाई 100। तो क्या इसको आप लिख सकते हैं 300 डिवाइडेड बाई 8, चूँकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से देखिए 5 ये ऊपर जाके फिर इसमें ऐड हो जाएगा 5 माइनस 5 6 मिलके एक हो जाएगा 10 टू द पावर 11 बिकॉज 5 प्लस 6 हो जाएगा 11 के बराबर। तो ये आपके पास आ गया 3.75 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग्स मॉडुलस। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. Suppose the gravitational force varies inversely as the fifth power of a distance. If a satellite describes a circular orbit of radius r under the influence of this force, then the time period t of the orbit is proportional to. यानी देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा कि अगर मान लेते ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ एक ये सैटेलाइट जिसका मास यहाँ पे स्मॉल m, स्पीड v से चलना शुरू किया ऑर्बिटल स्पीड, यहाँ से इसका सेपरेशन मान लेते हैं स्मॉल r, जबकि ये रेडियस ऑफ द अर्थ है जिसका मास मान लेते हैं कैपिटल M। तो कह रहा है यहाँ पे अब जैसे ही ये रिवॉल्व करना शुरू करेगा तो इसके पास में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन ऑलवेज अवे होगा, जिसको हम लोग लिखते हैं m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे r है सेंटर ऑफ अर्थ और सैटेलाइट के बीच का सेपरेशन। तो बोल रहा है यहाँ पे यही जो लगने वाला फोर्स है यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r की पावर 5 के। तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5। तो फिर अगेन आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज़ की ओमेगा स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर ये 6 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो यानी कि क्या यहाँ से ओमेगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपान आर क्यूब लिख सकते हैं, बिकॉज आप जानते हैं यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 आएगा और इसको आप लिख सकते हैं 1/2 को यहाँ से क्यूब, तो यहाँ आर क्यूब आ गया। फिर जैसे यहाँ पे लिखे तो टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, चूँकि ओमेगा क्या होता है विल बी इक्वल टू 2π/t, तो टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल दिख गया आपके आर क्यूब के। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 42. When a rod is heated but prevented from expanding, the compressional force developed is independent of. देखिए कंप्रेशनल फोर्स की बात किया तो यही तो आपके पास होता है थर्मल स्ट्रेस, इसी को बोलते हैं
चूँकि आपने यहाँ पे हीट करना शुरू किया, कहलाता है थर्मल स्ट्रेस, जिसका फार्मूला आप जानते हैं वाई अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। और यहीं पे थर्मल फोर्स की बात करते हैं, आपको ये भी याद होगा, तो इसको लिखा करते हैं वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो अगर इस दोनों एक्सप्रेशन में आप देखें तो ये इस एक्सप्रेशन में लेंथ ऑफ द रॉड का एक्सप्रेशन नहीं, मटेरियल ऑफ द रॉड है, चूँकि ये यंग्स मॉडुलस डिपेंड कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड दिखेगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ फोर्स की बात करें। चेंज इन टेम्परेचर दिखेगा आपको, बस यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन नहीं दिखा आपको, लेंथ ऑफ द रॉड, तो इससे इंडिपेंडेंट होगा, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। A block starts from rest, takes root 3 times as much time to slide down a 45 rough inclined plane as it takes to slide down a similar smooth plane. The coefficient of friction will be x, where x is। देखिए आप जानते हैं यहाँ पे इसको प्रूफ करके डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट आता है, शायद आप लोगों को याद हो, तो अगर नहीं याद है तो यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से एक एक्सप्रेशन को देख लेते हैं और इसको आपको याद करना है। ये थीटा, यहाँ पे थीटा, ये दिखा आपको स्मूथ, ये यहाँ पे आ गया रफ, जिसका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है म्यू। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करे, एक ऑब्जेक्ट सेम हाइट से चलना शुरू करे, अगर यहाँ पे इसका यहाँ तक पहुँचने का स्पीड मान लेते v है, यहाँ पर आने का इसका स्पीड v/n हो जाए, पहला केस। और अगर यहाँ से यहाँ तक आने में a से b तक, इसको भी a से b बोल दे रहे हैं, a से b तक आने का समय अगर t है तो यहाँ पे आने का अगर इसका टाइम लगे nt, दोनों केस के लिए वैलिड है, चाहे आपको वेलोसिटी के टर्म में दे रखा हो और चाहे आपको यहाँ पे टाइम के टर्म में दे रखा हो। तो एक एक्सप्रेशन आता है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर इंटू ऑफ tan थीटा के बराबर। तो यहाँ पे ये फार्मूला, इसको आपको याद कर लेना है। 1 माइनस n का वैल्यू दे रखा है √3, तो आप यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिख दिए, इंटू tan ऑफ 45 दे रखा है, tan 45 होता है 1, तो ये हो गया 1/3, 1 माइनस 1/3 आ गया आपके पास 2/3, तो म्यू विल बी इक्वल टू 2/3, ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड पाइप इज 180 हर्ट्ज। पहले देखिए यहाँ पे क्लोज पाइप दे रखा है, जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 180 हर्ट्ज। अगर इसका लेंथ यहाँ पे L है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी Fv इक्वल टू, एक्चुअली हम लोग लिखते हैं NV/4L, जहाँ पे N 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो फॉर फंडामेंटल के लिए FO विल बी लिख लेंगे हम लोग V/4L के बराबर, जो कि दे रखा है आपको क्वेश्चन में 180 हर्ट्ज। तो क्या यहाँ से हम लोग V/L को पता कर सकते हैं, ये हो जाएगा 720 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए। अभी इतना आपको एक्सप्रेशन मिला, आगे चलते हैं। इफ़ 1/6 ऑफ द पाइप इज फिल्ड विद वाटर, अब इसी पाइप का 1/6 पार्ट को फिल कर दिया गया वाटर से, ये देखिए ऐसा, ये 1/6 पार्ट, यानी कि अगर टोटल लेंथ का L/6 पार्ट वाटर से फिल कर दिया गया, तो अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे फॉर्म करेगा, ओवरटोन पूछ रहा है या फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो उसके लिए एयर कॉलम का जो फ्रीक्वेंसी के लिए जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 5L/6, जिसको L-L/6 लिखेंगे। अब इस केस में जो भी यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा F' विल बी इक्वल टू V/4L, लेकिन L की जगह पे अब आ जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए लेंथ लिखेंगे 5L/6, तो इसका F' का वैल्यू हो गया आपके पास 6/20 इंटू V/L, जिसको आप लिख लेंगे 3/10 ऑफ V/L। पहला ये आपने लिखा, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो इसलिए लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि पूछा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड ओवरटोन ऑफ द पाइप नाउ, मतलब फिल्ड करने के बाद। और सेकेंड ओवरटोन का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर ये फंडामेंटल के लिए N1 होगा तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए N का वैल्यू 3 और सेकेंड ओवरटोन के लिए N का वैल्यू हो जाएगा 5, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फॉर सेकेंड ओवरटोन विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, 5th टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 5th फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास दे रखा है 3V/10L के बराबर, 5 से ये कट हो गया, तो ये आपके पास आ गया 3/2 इंटू V/L, और V/L को हम लोग अभी जस्ट पता कर लिए। एक्सप्रेशन में पूछा फॉर सेकेंड ओवरटोन,
फॉर सेकेंड ओवर टोन विल बी इक्वल टू, बचा अपने पास यहाँ पे 3/2। V/L का वैल्यू देखिए पहले ही पता कर लिया, V/L आ गया अपने पास 720, तो यहाँ पे पुट कर दिए 720 हर्ट्ज के बराबर। ये हो गया 3 इंटू, इसको सॉल्व किया तो 360 हर्ट्ज के बराबर, जो कि सॉल्व करने पे आ गया 1080 हर्ट्ज के बराबर। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट question number 45. A body of mass 6 m is lying in xy plane at rest. It suddenly explodes into 3 pieces. 2 pieces each of mass m moves perpendicular to each other with equal speeds v. The total kinetic energy generated due to explosion की बात किया। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि एक बॉडी है जिसका टोटल मास दे रखा है 6 m, एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन विल बी ड्यू टू इंटरनल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं। जिसके पास 2 फ्रेगमेंट्स ऐसे थे जो सेम स्पीड v से ऐसा मूव किए कि इन दोनों के बीच में एंगल बना 90 डिग्री। तो जो रेस्ट, इसका भी मास m दे रखा है, तो रेस्ट वाले का मास m और m चला गया, तो यहाँ मास बचा इसके पास 4m। तो इसका स्पीड क्या होगा पहले ये पता करना होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं इंटरनल यहाँ पे फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन हुआ, तो मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा कंजर्व। तो इनिशियल कैसा है यहाँ पे 0, मोमेंटम b का वेक्टर क्वांटिटी को इसका डायरेक्शन नहीं पता, तो क्या आप इसको यहाँ से फिर से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं P1 + P2 + P3 के सम के बराबर। तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया आपके पास P3 वेक्टर फॉर्म में विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ P1 + P2 के बराबर। ऐसा लिखे, दोनों तरफ मॉड ले लिए, P3 का मॉड, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ P1 + ऑफ P2 लिख लिए हम लोग मॉड में। तो मॉड की वजह से यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गया P3 विल बी इक्वल टू, तो अंडर रूट मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं मॉड की वजह से। यहाँ पे क्या हो गया P², यहाँ पे P² + 2P² इंटू ऑफ cos 90। अलग अलग क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बोल दिया कि मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो इसलिए मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम। तो यहाँ से क्या आपको लिख सकते हैं P3 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2P के बराबर। तो यहाँ से P3 का मतलब हो गया मास है 4m यहाँ पे, और इसका वेलोसिटी था v3 विल बी इक्वल टू √2, इसका मास इंटू वेलोसिटी ये आ गया। तो यानी यहाँ से आपको v3 मिल गया, v3 विल बी इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू v के बराबर। तो पूछ रहा फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। तो देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें ड्यू टू एक्सप्लोजन, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ mv² जो आपके पास थे यहाँ पे सेगमेंट जो m और v से मूव कर रहा था, लेकिन यहीं पे जो 4 वाला है प्लस 4m इंटू हाफ मास लिख लिए इंटू उसका स्पीड क्या दे रखा आपको v3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या ये मिला आपको mv² प्लस ये हो गया आपके पास 2 से 2 कट हो गया, ये हो गया 2m और v3 का वैल्यू पुट कर दिए, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 16 इंटू v² बिकॉज 4 का स्क्वायर। ये 2 ये 4, इससे 4 कट हो गया, तो आपको मिला कितना, ये 4 यहाँ पे एलसीएम ले लिए, तो 5/4 ऑफ mv², दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ये। तो 5/4 ऑफ mv², तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। तो ये था स्टूडेंट्स आज आपका डिस्कशन AITS का। होप सो आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच।